हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी एग्रीकल्चर टीए के सिलेबस से रिलेटेड मैं डिस्कशन करता हूं, उस सीरीज जो चल रही है हमारी, उसके हम आज नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड रहेगा आज। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको पहले ही कि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का। उसका रीजन ये है कि हमने कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको शायद ढूंढने में आसानी नहीं होगी, जैसे कि स्प्रेयर के बारे में है, हर्बिसाइड इक्विपमेंट के बारे में है। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा दिया है कंप्लीटली आपको, तो आप वहां उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो ऊपर के टॉपिक है क्रॉप साइंस के, जो कि पार्ट 1 के अंदर है, जैसा कि ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने कर लिया है, इसे भी कंप्लीट कर लिया है, इसको भी कर लिया है, और इस तरह से हमारे लगभग 6 टॉपिक जो ऊपर के हैं कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक को हमारी जो प्ले लिस्ट है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से, वहाँ पे डले हुए हैं, आप इनको ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा। हम देखेंगे आज बेसिक प्रिंसिपल स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, नेम ऑफ द मेजर इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज इन द पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या लिखा गया है, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, पहला तो आ जाएगा आपका इंसेक्ट, ठीक है, और इंसेक्ट को मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा आपका डिजीज, ठीक है, और डिजीज के लिए किसका यूज करते हैं हम, फंजीसाइड का, ठीक है, ओके। वायरस को कंट्रोल करने के लिए कुछ दूसरा यूज करेंगे, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में आपका वीड मैनेजमेंट भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वीड भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वीड यानी खरपतवार। तो वीड के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि हर्बिसाइड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बेसिक प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन करना है तो हमें किस तरह से करना है। इस बार पूछा जा रहा है स्कोप इसका, और इम्पोर्टेंस पूछा जा रहा है पहला। दूसरा पॉइंट में हमारा पूछा जा रहा है, जो दूसरी हेडिंग है उसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि नेम उसका लिखना हमें, किसका, नेम ऑफ द मेजर इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो इक्विपमेंट में क्या हमें यूज किया जाना है, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है स्प्रेयर। एक मिनट, क्या इक्विपमेंट है, स्प्रेयर, ओके। तो आपको स्प्रेयर के बारे में पता रहना चाहिए कौन कौन से स्प्रेयर होते हैं। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करूंगा अभी। देन आगे आपको क्या पता होना चाहिए, केमिकल्स यूज इन द पेस्ट कंट्रोल, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। जैसे कि हमने क्या होता है, इंसेक्टिसाइड के बारे में पता होना चाहिए, फंजीसाइड के बारे में पता होना चाहिए, हर्बिसाइड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही केमिकल जो पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और साथ में आज हम देखेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको किस तरह से आप डील करेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इन टॉपिक, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर, हर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज़्यादा है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में हम देखेंगे इसके बारे में, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ द मेजर क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट, इसमें क्या पढ़ना आपको। देन हम प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ द प्रोड्यूस, स्टोरेज, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, स्टोरेज एंड इट्स मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे।
तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक मेंशन है दैट इज द क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन जो टॉपिक हमारा कीवर्ड रहेगा, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, इसको कीवर्ड के रूप में हम यूज करेंगे। और अब हम जानते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए आपको। तो पहला तो आपको यहाँ पढ़ना है वीड मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड आपको पढ़ना है इंसेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और थर्ड आपको पढ़ना है डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक क्लियर मेंशन आप देखिए यहाँ पे टॉपिक क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रिंसिपल एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अब इसके इंपॉर्टेंस को तो इसको छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल तो, ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। मेन इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल पहले समझिए कि होते क्या है, कि मतलब कि जब हम कभी भी वीड मैनेजमेंट करते हैं या कि इंसेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हम किन किन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है। वही होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कि जिसके अंदर अलग अलग इस तरह से 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, हम आपको कुछ कीवर्ड बता देंगे, आप उन्हीं को तैयार करिएगा। पूरी थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम बनते हैं। तो पहला तो आपको लाइफ साइकिल के हिसाब से वीड का आइडिया होना चाहिए कि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वीड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है टाइप ऑफ वीड अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल वाला ही क्यों पढ़ेंगे हम, क्योंकि लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम वीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या डालते हैं को। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए कि एनुअल वीड कौन कौन से हैं, ठीक है। एनुअल मतलब एक वर्षीय, ठीक है, एक वर्षीय खरपतवार कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इसका बाइनियल वीड कौन कौन से हैं, बाइनियल मतलब कि द्विवर्षीय, ठीक है, बाइनियल वीड कौन कौन से हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पेरिनियल वीड कौन कौन से, बहुवर्षीय वीड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको वीड के अंदर टाइप ऑफ वीड में आपको लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग चीज़ें क्लियर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इनको आप तैयार करेंगे इस थीम के अंदर। दूसरा वीड के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लीफ मार्फोलॉजी, क्योंकि लीफ मार्फोलॉजी वाला क्लासिफिकेशन भी वीड मैनेजमेंट के लिए बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ वीड पता होना चाहिए आपको। मैं कलर चेंज करता हूँ, टाइप ऑफ वीड ये वीड्स कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू लीफ मार्फोलॉजी, ठीक है, यानी लीफ की मार्फोलॉजी के हिसाब से वीड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ब्रॉड लीफ वीड, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड लीफ के लिए कौन से हर्बिसाइड यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, हर्बिसाइड भी पता होना चाहिए और इसके एग्जाम्पल पते होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हर्बिसाइड के एग्जाम्पल पता होना चाहिए और साथ में वीड के एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वीड्स एग्जाम्पल, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आप लोग ये पढ़ रखे होंगे। इसके बाद दूसरा है आपका नैरो लीफ वीड, ठीक है, नैरो लीफ वीड के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रिंसिपल के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि इन्हीं के बेस में हम वीड अप्लाई करते हैं हर्बिसाइड। अगर ब्रॉड लीफ है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2,4-D को अप्लाई करेंगे, 2,4-DV को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से अलग अलग हर्बिसाइड होते हैं। नैरो लीफ है तो उसके लिए कुछ और अप्लाई करेंगे, ट्राजिन, सीमाजिन, ठीक है। धान में कुछ और अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको एग्जाम्पल कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नैरो लीफ वीड की बात करें तो इसमें क्या क्या नैरो लीफ वीड के भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको, और हर्बिसाइड कौन से यूज करेंगे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एग्जाम्पल सेम चीज, इसका आप उदाहरण तैयार रखेंगे। इसके बाद देन आता है सेजेज, ठीक है। सेजेस के बारे में भी उदाहरण इसके जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेजेस हैं। आपको यहाँ तक कि ये भी पता होना चाहिए कि एनुअल सेज कौन कौन से हैं
एनुअल फेजेज एंड बाइनियल फेजेज कौन कौन से हैं? एनुअल होता है और पेरिनियल ही होता है, दो ही याद रखना आपको, पेरिनियल फेजेज, ठीक है। यानी बहुवर्षीय फेजेज कौन कौन से हैं, ठीक है। यह मैं डैश कर दिया हूं, तो इसको आप इसके एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे और इसका एक हर्बिसाइड लिखना आपको, कौन सा हर्बिसाइड इसके लिए यूज करते हैं, इसे भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा पढ़ाने नहीं बैठूंगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपको किन किन थीम के ऊपर चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ बीड मैनेजमेंट में पता होना चाहिए आपको कि स्टेल सीड बेड क्या होता है, स्टेल सीड बेड, ठीक है। स्टेल सीड बेड के बारे में हो सकता है आपको थ्योरी देके पूछ लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेल सीड बेड में क्या होता है कि आप इरिगेशन करते हैं जब, तो कुछ खरपतवार क्या होते हैं उग जाते हैं और उन खरपतवार को ख़त्म करना ही क्या कहलाता है, स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है। स्टेलाइज कर देना बीड सीड को। आपको फिर यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए, वीट की डोरमेंसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, वीट सीड डोरमेंसी, अगर हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा कि टाइप ऑफ डोरमेंसी कौन कौन सी होती है, ठीक है। टाइप ऑफ डोरमेंसी में भी आपको कौन कौन सी होती है, तीन होती है टाइप ऑफ डोरमेंसी। एक होती है आपकी इनेट डोरमेंसी जो कि जेनेटिकल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जेनेटिकल फैक्टर की वजह से होता है। एक होता है आपका इंड्यूस और एक होता है आपका इन्फोर्स, ठीक है। इंड्यूस जो डोरमेंसी होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है, और इन्फोर्स डोरमेंसी जो होता है वो क्लाइमेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक पैरामीटर पूरा ना होने की वजह से इन्फोर्स डोरमेंसी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप सीड को डीप सोइंग कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं होता जो, तो वो कौन सा कहलाएगा, इन्फोर्स, ठीक है। अगर सीड को रिस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा तो उसके लिए कौन सा है, इंड्यूस डोरमेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और जो एविना फतुआ है, अवेनिया फतुआ यानी कि जिसको हम जंगली ओट कहते हैं, जंगली ओट, इसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू हार्ड सीड कोट कौन सी डोरमेंसी होती है, इनेट डोरमेंसी होती है, ये भी पता होना चाहिए। ड्यू टू हार्ड सीड कोट, हार्ड सीड कोट क्यों हुआ, क्योंकि जेनेटिकल फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीड कोट हार्ड हुआ, और इसके लिए इनेट डोरमेंसी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो तीनों प्रकार की डोरमेंसी किस पाई जाती है, अविना फतुआ में पाई जाती है, ये वाला भी आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ ये जो टॉपिक्स हैं आप तैयार रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं जो कि आपको तैयार करना है। एक तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड की आपके पास लिस्ट तैयार करना है, जो कि आगे भी हम बताएंगे केमिकल कंट्रोल में भी। और यहाँ पे आपको एक चीज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप के लिए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है, उसमें किसका यूज करते हैं, तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ग्लाइफोसेट होता है। क्या होता है, ग्लाइफोसेट का यूज करते हैं, ये बहुत मोस्टली यूज किया जाता है, इसको याद रखना है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमें पहला जो हमारा थीम है उसके ऊपर हमें तैयार रखना है। ये जो हमारा पहला आपसे पूछा गया है क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हर्बिसाइड के यानी वीड मैनेजमेंट के ऊपर हमने पढ़ा अभी। अब हमें सेकंड पढ़ना है इंसेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, इंसेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर हमें किन किन चीज़ों को तैयार करना है। तो इंसेक्ट मैनेजमेंट अगला हमारा क्या रहेगा, इंसेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको किन थीम को तैयार करना मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ना है पहला तो आपको पढ़ना पड़ेगा डैमेज बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ना आपको डैमेज बाउंड्रीज, ठीक है। डैमेज बाउंड्री क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। वेयर द लॉस कैन बी रिकॉग्नाइज, यानी ऐसा लेवल जहाँ पे जो इंसेक्ट द्वारा लॉस हो रहा है उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ, वही कहलाता है डैमेज बाउंड्री। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पता होना चाहिए आपको, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल
जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ETL, ठीक है। ETL के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। यानी ETL वैसा लेवल होता है जहाँ पे कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड, यानी जब हमारा नुकसान इतना होने लगता है कि हमें कंट्रोल मेजर यानी हमें हर्बिसाइड का स्प्रे करना पड़ जाए, वही कहलाता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगला आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में EIL कह सकते हैं आप, ठीक है। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट दैट विल काज इकोनॉमिक डैमेज, यानी इतनी पॉपुलेशन के मतलब कि इकोनॉमिक डैमेज हमारा होना शुरू हो जाए, ठीक है, वही कहलाता है इकोनॉमिक डैमेज लेवल। इसे डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो DTL भी इसे कहते हैं, डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। आपको फिर जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी नेमराज फुंडा की किताब में सारी चीजें दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको जर्नल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं GEP, इसको आप पढ़ लीजिएगा इन तीनों पॉइंट को, ठीक है। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यहाँ से भी इस टॉपिक के ऊपर पूछा जाएगा। एक तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है और दूसरा इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, ठीक है। दोनों टॉपिक को आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पेस्ट भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इसी के बेस में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें पेस्ट कंट्रोल किस तरह से करना है। तो आपको की पेस्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। की पेस्ट क्या होता है हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में, कि ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि मतलब कि मोस्ट सीवियर होते हैं और डैमेज करते हैं लोग, ठीक है, ऐसे पेस्ट होते हैं। तो ये सीवियर पेस्ट होते हैं और डैमेज करते हैं, जैसे कॉटन बॉल बम होता है इसका एग्जाम्पल, डायमंड ब्लैक मॉथ होता है इसका एग्जाम्पल, जो कि गोभी में पाया जाता है, ग्राम बोर्ड बोरर हो गया, क्योंकि इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है क्रॉप में, ठीक है। तो इनको मतलब कि क्या कंट्रोल कैसे करते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा आइडिया आप ले लीजिएगा की पेस्ट का। इसके बाद आपको मेजर पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मेजर पेस्ट क्या होते हैं, तो मेजर पेस्ट में क्या आएगा दोस्तों, यानी ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि मतलब कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो GEP होता है, यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है, इक्वल होता है या क्लोज टू होता है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से, ठीक है ना। यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा क्या होगा, यहाँ इक्विवेलेंट होगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, मतलब कि इकोनॉमिकल डैमेज अवॉइडेड बाय द टाइमली इंटरवेंशन। तो हमें टाइमली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पेस्ट या स्प्रे करना पड़ता है हमें हर्बिसाइड का, ताकि हम इकोनॉमिक देन आप पढ़ लीजिएगा माइनर पेस्ट के बारे में, ठीक है। माइनर पेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके एग्जांपल पता होना चाहिए आपको, जैसे कि थ्रिप्स होते हैं, माइट्स होते हैं, शुगर कैन मिलीबग होते हैं, ठीक है। इन्हें माइनर पेस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है इसकी इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से कम होती है, ठीक है। तो GP जो होती है लेस देन इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, इसीलिए इनको क्या कहा गया हमने, माइनर पेस्ट कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन रेगुलर पेस्ट होते हैं कुछ, तो रेगुलर पेस्ट के बारे में भी, मेजर हमें इन दो पेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम आपको पहले ही बता देते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है यही दो हैं, एक तो की पेस्ट और दूसरा मेजर पेस्ट। और माइनर पेस्ट के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन आपको रेगुलर पेस्ट के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए, रेगुलर पेस्ट, ठीक है। और स्पोरेडिक पेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरेडिक पेस्ट, ठीक है। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, जो कि मतलब कि इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट होते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दीज इंसेक्ट इज यूजुअली निग्लिजिबल, यानी बहुत कम पॉपुलेशन होती है इनकी, बट सर्टेन ईयर अंडर द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे अपीयर्स epidemic and crossing many times over the इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। यानी लेकिन कभी कभार किसी एक पर्टिकुलर ईयर में क्या होते हैं, पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और एक बहुत ज़्यादा डैमेज हमारा काज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पेस्ट कहलाते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। देन आप पोटेंशियल पेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेमराज फुंडा की जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगा, साइड में लिखा हुआ, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंसेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी देख लिया, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, किस तरह से इंसेक्ट मैनेजमेंट करते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला, हम इसी में पढ़ेंगे इंसेक्ट मैनेजमेंट के बाद हम डिजीज मैनेजमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा रहेगा हेडिंग डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। डिजीज मैनेजमेंट के लिए क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा पहला हेडिंग के अंदर ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है पहला तो इंडेमिक डिसीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इंडेमिक डिजीज के बारे में, इंडेमिक डिजीज। ठीक है, देन आपको पढ़ना है इपीडेमिक डिजीज के बारे में, इपीडेमिक डिजीज। ठीक है, देन आपको पढ़ना है स्पोरोडिक डिसीज के बारे में, देन आपको पढ़ना है पेंडेमिक डिजीज के बारे में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पढ़ना आपको, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कौन सी डिजीज क्या होती है। जैसे कि आपकी बात करें तो पेंडेमिक डिजीज में क्या आएगा आपका, जैसे कोविड-19 है, ठीक है ना, जो कि एक बहुत लार्ज एरिया में आता है, अचानक से आता है, थ्रू आउट द कंट्री एक साथ ब्रेकआउट हो जाता है, वही कहलाता है पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, स्पोरोडिक डिसीज कौन से होते हैं इसके बारे में एग्जाम्पल पता होना चाहिए, यानी कि वेरी इरेगुलर इंटरवल में आते हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन में आते हैं, जैसे ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ द बाजरा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन ईयर डिजीज किसमें होता है, बाजरा में होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इपीडेमिक डिसीज में क्या आती हैं आपकी, ऐसी डिजीज होती हैं जो कि वाइड होती हैं और सीवियर होती हैं और हर साल आती हैं, पीरियड कर ही आती हैं। ठीक है, एक कहलाती है इपीडेमिक डिसीज, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, एक मिनट, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे इपीडेमिक डिसीज क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल है आपका रेड राट हो गया, यानी लाल सरण रोग जो होता है शुगर केन का, लेट फ्लाइट ऑफ द पोटैटो हो गया। ठीक है, पोटैटो का है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए थोड़ा एग्जाम्पल। व्हीट रस्ट हो गया, और इंडेमिक डिसीज में क्या आते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आता है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको दोस्तों आप नेमरा सुंदर की किताब से पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ, और ये डिजीज मैनेजमेंट हम इतना ही पढ़ेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला जो हमारी हेडिंग थी उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो आपको हम एक बार सिलेबस में ले चलते हैं अगेन, ये हम पहुंच गए सिलेबस के पास। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हेडिंग हमारा जो दूसरा है आज, तो अब दूसरा जो हेडिंग रहेगा हमारा, नेम ऑफ द मेजर इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड हर्बिसाइड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है इक्विपमेंट में, पहला तो एक तो आता है डस्टर। ठीक है, क्या होता है, एक डस्टर, तो डस्टर के बारे में पढ़ लेना है। डस्टर ऐसा होता है जो कि मतलब कि फैन लगा होता है, या कह सकते हो आप ब्लोवर लगा होता है इसमें, और साथ में एक हॉपर भी इसके साथ कंटेन होता है, और जिससे हम क्या करते हैं कि एयर को मतलब एयर देते हैं, और एयर से क्या होता है तुम्हारा कि हवा में मतलब कि पाउडर उड़ता है और जो कि पेड़ में के ऊपर जाता है, और पेड़ के ऊपर जाकर वहाँ पे बैठ जाता है, जिससे कि इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेन चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि मतलब कि प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, तो किसके प्रिंसिपल ऑफ डस्टर मतलब यही होता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर क्या होता है कि एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको डस्टर के बारे में पढ़ लेना है, और देन आपको पढ़ना है सेकंड स्प्रेयर के बारे में। ठीक है, स्प्रेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्प्रेयर पहली बात तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो पहला तो आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन सा स्प्रेयर, उसका साइज कितना होता है। ठीक है, तो स्प्रेयर के टाइप पढ़ना है, स्प्रेयर एंड साइज। ठीक है, तो इसमें आता है कोर्स स्प्रे हो गया एक, जो कि है लगभग 400 माइक्रोन की साइज इसकी होती है। ठीक है, इसके बाद फाइन स्प्रे होता है, तो फाइन स्प्रे की साइज होती है 100 से 400 माइक्रोन। ठीक है, यानी जो ड्रॉप साइज होती है, ड्रॉप साइज की बात की जा रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रॉप। देन आपको पढ़ना है मिस्ट
ठीक है। तो मिस्ट की साइज होती है 50 से 150 माइक्रोन, ठीक है। फॉग की साइज होती है आपकी 1 से 50 माइक्रोन, ठीक है। और स्मोक की साइज होती है लगभग 0.001 से 0.1 माइक्रोन, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। दोस्तों स्प्रे के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेने चाहिए यहाँ पे आपको। तो स्प्रे से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 3 प्रकार के स्प्रे आपको याद रखना है। एक तो हाई वॉल्यूम स्प्रे, एक लो वॉल्यूम स्प्रे और एक अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम स्प्रे, तो इसकी कैपेसिटी याद रखना आपको मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। यानी 400 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा 1 हेक्टेयर के लिए। इसका लो वॉल्यूम स्प्रे जो होता है, ठीक है, लो वॉल्यूम स्प्रे, इसकी जो कैपेसिटी होती है 5 से लेके 400 लीटर पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। 100 से 200 लीटर जो होती है ग्राउंड स्प्रे के लिए होती है, ग्राउंड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और जो 15 से 75 लीटर होती है वह होती है एरियल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटे तौर पे आप आइडिया ले लीजिएगा, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, आपको इस रेंज को याद रखना है, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, ठीक है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है 5 लीटर पर हेक्टेयर होती है, लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीनों डाटा याद रखना है, ठीक है, मोटे तौर पे। देन अब आते हैं नोजल के बारे में। नोजल के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इक्विपमेंट के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है, नोजल। तो नोजल पहले जान लीजिए आपकी हार्ट ऑफ द स्प्रेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ स्प्रेयर, ठीक है, यानी कि हृदय कहलाता है स्प्रेयर का। तो नोजल इज नोन एज द हार्ट ऑफ स्प्रेयर, ठीक है। अब नोजल होता क्या है भी जान लीजिए। जैसे कि एक टैंक होता है, टैंक आप जिसको पीठ में बांधते हैं, इसमें भरते हैं पानी, और इसकी जो कैपेसिटी होती है टैंक की, इसकी कैपेसिटी भी याद होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ टैंक पता होना चाहिए आपको, और ये होती है लगभग 15 से 20 लीटर, ठीक है। 15 लीटर इज मोर करेक्ट। इसके बाद एक पाइप जुड़ी होती है, और पाइप के बाद यहाँ पे क्या लगा होता है? नोजल लगा होता है, ठीक है, नोजल हो गया ये। तो यही जो नोजल होता है हार्ट ऑफ स्प्रेयर होता है, ठीक है। ये जो नोजल होता है हार्ट ऑफ स्प्रेयर होता है, ठीक है। यहाँ से स्प्रे हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोजल के बारे में जो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, तो इसको आप देख लीजिए। नोजल जो होता है, पहली बात तो आपका हार्ट ऑफ स्प्रेयर कहलाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि 2 प्रकार के नोजल जो होते हैं वीड कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। तो वीड कंट्रोल के लिए 2 प्रकार के नोजल होते हैं, यूज किए जाते हैं। फ्लैट फैन, एक फ्लैट फैन होता है और एक होता है फ्लड जेट। ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको अलग से लिख लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, ठीक है। फ्लैट फैन जो नोजल होता है, फ्लैट फैन जो पहला वाला, फ्लैट फैन नोजल जो होता है पहला वाला, वह जो होता है सॉइल और फोलिएज एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज किया जाता है। यानी कि सॉइल में अप्लाई कर सकते हो इससे, और फोलिएज में, ठीक है। सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड भी होते हैं ना बहुत सारे, जैसे प्लांट है तो प्लांट में पत्तियों में भी अप्लाई कर सकते हो और सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हो फ्लैट फैन से। लेकिन जो फ्लड जेट जो नोजल होता है, तो फ्लड जेट नोजल जो होता है उसको हम यूज करते हैं प्री प्लांटिंग एंड प्री इमरजेंस अप्लाई करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्री प्लांटिंग और प्री इमरजेंस अप्लाई करने के लिए। प्री प्लांटिंग या प्री इमरजेंस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, हर्बिसाइड में। देन आपको एक चीज पता होना चाहिए, फ्लड जेट हो गया, और साथ में फ्लड जेट को आप याद रखना है यहाँ पे सिर्फ सॉइल अप्लाई के लिए। जब प्री प्लांटिंग और प्री इमरजेंस करो तो किसके लिए हुआ? सॉइल अप्लाई के लिए, ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन, यानी मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ फ्लड जेट से। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा नोजल होना चाहिए जो कि इंसेक्ट और डिजीज कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाएगा। तो इंसेक्ट और डिजीज के लिए, इंसेक्ट एंड डिजीज के लिए यूज करते हैं हम किसका? कौन सा नोजल का? इंसेक्ट और डिजीज के लिए करते हैं हम होलो कोन नोजल। क्या होता है? होलो कोन नोजल, इसी को कहते हैं हम श्रिल नोजल, SWIRL, श्रिल नोजल भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको नोजल के बारे में
कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको जो बता दिया ये वाला टॉपिक तो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया आपको, नेम ऑफ द मेजर इक्विपमेंट वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक है जो कि आपको मिलेगा नहीं हर जगह। तो इतनी चीज़ें अगर आप लिख के याद कर लेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल फिर पहले देखेंगे हम वीड, ठीक है, यानी हर्बिसाइड के बारे में, ठीक है। तो हर्बिसाइड में जो चीज़ हमें याद रखना, पहला तो आपको पता होना चाहिए प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इनके एग्जाम्पल के साथ साथ पता होना चाहिए कि होते क्या है, ठीक है। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, एक मिनट, आपको आइडिया होना चाहिए प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए कौन कौन से हर्बिसाइड्स का करते हैं, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के बारे में पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए क्या होते हैं। देन आपको पता होना चाहिए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के बारे में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल जस्ट बता देता हूँ। जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में आता है इसका एग्जाम्पल है आपका एलाक्लोर फ्लूक्लोरालिन, ठीक है। प्री इमरजेंस में आता है पेंडिमिथिलिन, पोस्ट इमरजेंस में बहुत सारे हर्बिसाइड आते हैं जैसे कि 2,4-D, प्रोपानिल, पैराक्वाड, डाइक्वाड एक्सेट्रा, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से आपके दो प्रकार के हर्बिसाइड भी पता होना चाहिए आपको यहीं पे। एक तो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड कौन कौन से होते हैं, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। देन आपको पता होना चाहिए सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टमैटिक हर्बिसाइड, ठीक है। सिस्टेमिक कह सकते हो आप, सिस्टेमिक हर्बिसाइड, ठीक है। इस तरह से दूसरे टाइप के एग्जांपल हो गए आपके। देन आपको और क्या पता होना चाहिए, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन कौन से, इनके एग्जांपल पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एग्जांपल ही याद रखना है, ठीक है। सिस्टेमिक का एग्जांपल आपका हो गया जैसे कि फ्लूक्लोरालिन होता है, पेंडिमिथिलिन होता है, 2,4-D होता है, एट्राजिन होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉन्टेक्ट में एग्जांपल हो जाते हैं डाइक्वाड, पैराक्वाड, ठीक है, प्रोपानिल भी आता है। देन आपको पता होना चाहिए अगला क्लासिफिकेशन सेलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है। सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है, और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन कौन है, पैराक्वाड, डाइक्वाड, ग्लाइफोसेट, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्टेक्ट और एक होता है तुम्हारा ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ग्लाइफोसेट और इसका कॉन्टेक्ट का एग्जांपल है पैराक्वाड, डाइक्वाड, ठीक है। और सेलेक्टिव हर्बिसाइड तो आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से हैं, जैसे 2,4-D है, ये सब, ठीक है। देन आपको यहीं पे कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप होता है डिफरेंट टाइप के हर्बिसाइड का, ठीक है। और साथ में आपको पता होना चाहिए उसके एग्जांपल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड, एक टेबल बना लेंगे आप, ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड, और दूसरा टेबल बनाएंगे आप एग्जाम्पल के इसके, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड का मतलब होता है एलिफैटिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डालापान होता है, TCA होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको एलिफैटिक्स, ठीक है। डालापान होता है, मैं बताता जाता हूँ जस्ट आपको, और ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके बाद एमाइड होते हैं, ठीक है, ये आप नेम ऑफ सुंडक किताब से पढ़ सकते हैं। बिप्रीडिडियम होते हैं, इसका जरूर पता होना चाहिए। पैराक्वाड और डाइक्वाड जो होते हैं किस में आते हैं, बाइपैरेलिडियम में आते हैं, ठीक है। देन आपका डाइनाइट्रो एनिलीन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिनॉक्सी एसिड के बारे में पता होना चाहिए, थायोकार्बामेट के बारे में पता होना चाहिए, थायोबेन थायोकार्ब आता है इसका एग्जांपल। ट्राइजीन में कौन कौन से आते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, तो एट्राजीन, सीमाजीन, टर्बिट्रिन, ये सब आते हैं। फिनाइल यूरिएज के बारे में पता होना चाहिए, सल्फोसल्फ्यूरान के बारे में पता होना चाहिए, एंड इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको एक चीज़ और याद रखना, हर्बिसाइड और उसके ट्रेड नेम, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा हर्बिसाइड एंड इसके ट्रेड नेम पता होना चाहिए, ठीक है। हर्बिसाइड और ट्रेड नेम यानी कि किस नाम से बेचा जाता है, ट्रेड नेम, ठीक है। जैसे कि एट्राजिन का होता है एट्राट्राक्सिया, एट्राटाफ। एलाक्लोर का होता है लासो। ब्यूटाक्लोर का होता है मेचेटी। डालापान का होता है डाफोन। आइसोप्रोटोन का होता है रौनक, ठीक है।
इस तरह से पिनॉक्साइडिन भी आता है, आइसोटोन को अभी इस समय यूज नहीं करते। फ्लूक्लोरालिन का होता है बासालिन, ठीक है। 2,4-D का होता है प्लांट गार्ड, वीडोन, ठीक है। इमाजेफायर का होता है परशूट, ग्लाइफोसेट का होता है राउंड अप। इस तरह से आपको इसकी लिस्ट बना लेंगे आप, और नेम राफुंडा की किताब में भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, इंसेक्टिसाइड के बारे में। अब हम देखें, ये हमने पढ़ा हर्बिसाइड के बारे में जो वीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे इंसेक्टिसाइड, ठीक है, केमिकल के अंदर ही, ठीक है। इंसेक्टिसाइड में कौन कौन से पढ़ेंगे इसको भी हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इंसेक्टिसाइड जो आपको पढ़ना, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, जो किताब है आपकी नेम राफुंडा की, वहाँ पे आपको क्लियर कट मेंशन मिल जाएगा केमिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। उसी को पढ़ना आपको। तो इसके अंदर आपको पहली बात तो अलग अलग ग्रुप पढ़ना है, जैसे कि तुम्हारा ऑर्गेनो क्लोराइड क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनो क्लोरीन, इनके एग्जाम्पल जरूर आप याद रखेंगे, 4 एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें आता है DDT होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनो क्लोरीन के अंदर आता है। और ये भी पता होना चाहिए जो DDT है इसका सिंथेसिस किसने किया था, पाउल मुलर नाम के साइंटिस्ट ने 1939 में किया था, ठीक है। और इसकी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी बताई थी ओ जिडलर नाम के साइंटिस्ट द्वारा बताई गई थी, ठीक है। और इसको बैन भी कर दिया गया 1972 में USA में, और इंडिया में 1989 में, ठीक है। इसके बाद आपको BHC के बारे में पता होना चाहिए, ये भी ऑर्गेनो क्लोराइड है, ठीक है। इंडोसल्फान हो गया, थायोडॉन हो गया, डाइकोफॉल हो गया, कैल्थेन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनो क्लोराइड होते हैं। तो इस तरह से पहला हमें ग्रुप का एग्जाम्पल्स आप लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा। देन आपको दूसरे पता होना चाहिए ऑर्गेनो फास्फेट ग्रुप, ठीक है, ऑर्गेनो फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्गेनो फास्फेट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि डाइक्लोरवास होता है, जिसका ट्रेड नेम होता है आपका बापन, ठीक है। मोनोक्रोटोफास हो गया, मेलाथियान हो गया, डाइमेथोएट हो गया, मिथाइल पैराथियान हो गया, ठीक है। मिथाइल पैराथियान के बाद होता है आपका क्लोरपायरीफास, क्यूनोलफास, एसीफेट, फोरेट, रोनेल, ठीक है। और रोनेल जो होता है एक्सीलेंट एनिमल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके एग्जाम्पल भी पता करना है, ठीक है, लिख लेना एक लिस्ट में। इस बाद कार्बामेट इंसेक्टिसाइड होते हैं कुछ, ठीक है। यही 3 कैटेगरी है। तो कार्बामेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कार्बेरिल आता है इसमें, कार्बोफ्यूरान आता है, LD कार्ब आएगा, एप्रो कार्ब आएगा, यानी कार्ब हर जगह यूज किया जाएगा, कार्ब आ जाएगा तो वही होता है कार्बामेट, ठीक है। देर आपको मेथोमिल भी कार्बामेट में आते हैं, और इसके आपको ट्रेड नेम भी याद रखने हैं इधर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आप लिस्ट बनाकर याद कर डालेंगे। देन आपको कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्लांट ओरिजिन होते हैं, या बोटेनिकल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड, ओके, इसको भी आप याद रखेंगे, प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये टॉपिक यहीं से कवर होगा। तो इसमें आता है रोटिनोन करके आता है, एक रोटिनॉन्स जो होता है आपका डेरिस इलिप्टिका नाम का एक पौधा होता है, उससे निकाला जाता है, तो रोटिनॉन हो गया, ठीक है, रोटिनोन। दूसरा पायरेथ्रम, ठीक है ना, पायरेथ्रम जो होता है वो भी आपका किससे निकाला जाता है, क्राइसेंथेमम से, ठीक है ना। तो पायरेथ्रम याद रखना आपको, ठीक है। देन आपको एजा डिरेक्टिंग से याद रखना है, एजा डिरेक्टिंग्स। देन आपको निकोटीन के बारे में पता होना चाहिए, निकोटीन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके थोड़ा सा, निकोटीन कैसे बनता है, निकोटीनम स्पीसीज यानी टोबैको से बनता है। एजा डिरेक्टिंग किससे बनता है, एजा डिरेक्टा इंडिका यानी कि नीम से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट ड्राइव्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। न्यू इंसेक्टिसाइड के बारे में पता होना चाहिए, नियोनिकोटिनोइड्स जो ग्रुप होता है न्यू इंसेक्टिसाइड में आता है, जैसे कि इमिडा क्लोरोपिट हो गया, ठीक है, क्लोरथाइडनिडिन हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे इंसेक्टिसाइड की आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसको आप अच्छी तरह से यहीं पे याद कर लेंगे, तो इससे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली इंट्रोड्यूस बेयर का फ्रेंड्स द्वारा निकाला गया एक कीटेनोल्स करके आते हैं, ठीक है, स्पायरो टेट्रामेट, ठीक है, स्पायरो टेट्रामेट के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा आपको यहाँ पे हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखना है, जो कि मैं बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो मतलब टॉक्सिसिटी ऑर्डर है, तो टॉक्सिसिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है।
तो इसमें कौन कौन सा टॉक्सिसिटी ऑर्डर है? पहला सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो होता है फोरेट होता है, ठीक है, फोरेट 10G के रूप में आता है। इसका आता है डाइमेटोन, ठीक है ना। डाइमेटोन के बारे में भी आपको, डाइमेटोन, ठीक है, एक मिनट, डाइमेटोन, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए पैराथियन होता है, पैराथियन एंड होता है एल्डी कार्ब, ठीक है। ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी किसकी होती है? तो फोरेट की होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे सेफर इंसेक्टिसाइड कौन सा है? तो मेथोप्रिन करके आता है, वो होता है, ठीक है। सबसे सेफर इंसेक्टिसाइड, सेफर कौन सा होता है? मेथोप्रिन। इस तरह से आपको इस टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है। और ये MRL का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट होता है। ये सब चीज़ें चलो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये जो इंसेक्टिसाइड है इसकी लिस्ट बनाएंगे आप, और जो कि नेम राज सुंडा की किताब में आपको मिल जाएगा, सारा लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप वहीं से कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों अब केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में ही हम देख लेते हैं फंजीसाइड के बारे में, ठीक है, जो कि पैथोलॉजी में यूज किया जाता है फंजीसाइड, ठीक है। फंजीसाइड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फंजीसाइड में आपको बहुत सारी चीज़ याद रखना पड़ेगा। पहला तो सल्फर फंजीसाइड कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल से याद रखेंगे फंजीसाइड के। फंजीसाइड वो होते हैं केमिकल ऐसे होते हैं जो किल करते हैं फंजाई को, ठीक है। तो पहला आपको पता होना चाहिए सल्फर फंजीसाइड के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? सल्फर फंजीसाइड। इनकी आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो इसका पहली बात तो एलिमेंटल सल्फर होता है एग्जाम्पल। इसके बाद बेटेबल पाउडर्स में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका सल्फर फंजीसाइड होता है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ये भी पता होना चाहिए कि सल्फर जो फंजीसाइड होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू को, पाउडरी मिल्ड्यू नाम की एक डिसीज होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब दूसरा आएगा आपका कापर फंजीसाइड, ठीक है। कापर फंजीसाइड, सल्फर फंजीसाइड आपको याद रखना है एलिमेंटल सल्फर यूज होता है। कापर फंजीसाइड जो होते हैं आपका मतलब कि फंजाई और बैक्टीरिया दोनों को ही किल करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो एग्जाम्पल इसका क्या है? कापर सल्फेट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। फर्स्ट रिकवर किया था इसको प्रीबोस्ट नाम के साइंटिस्ट ने। इसका आपको बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए, बोर्डेक्स मिक्सचर। और बोर्डेक्स किसका किसका मिक्सचर होता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हालांकि मैं आपको चलिए बता देता हूँ, ठीक। कापर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ठीक है ना। कापर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ठीक है। और कितना रेशियो रखते हैं? 5:5:5 का रेशियो, 50 का रेशियो रखते हैं, ठीक है। और ये जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है मेनली यूज किया जाता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द ग्रेप को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ग्रेप में, अंगूर में एक डाउनी मिल्ड्यू नाम की डिजीज होती है, उसे कंट्रोल करते हैं। अगला एग्जांपल बरगंडी मिक्सचर भी है, ठीक। कौन सा है? बरगंडी मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर, ठीक है। इसका भी एग्जांपल आप याद रखेंगे क्या क्या इसमें मिक्स होके बना होता है, ठीक है। और इसको पहले याद रखना कि मफोन नाम के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था पहली बार। इसमें होता है कापर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, NaCO3 प्लस या कि वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है ना, प्लस वाटर होता है, ठीक है। तो कितना कितना रेशियो रखते हैं यहाँ पे? इसका जो रेशियो होता है 5:6:50 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना। अगला है आपका चौबटिया मिक्सचर। कौन सा है? चौबटिया मिक्सचर। चौबटिया मिक्सचर को भी आप यहीं याद रखेंगे, ठीक है। चौबटिया मिक्सचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों, स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको याद कर लीजिए यहीं पे आप, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता दिया इसका। चौबटिया मिक्सचर का में क्या क्या मिलता है? पहली बात तो कॉपर सल्फेट सभी में होगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? रेड लीड होता है यहाँ पे, ठीक है। रेड लीड यानी कि PB होता है, और प्लस आपका क्या होता है? दो ही चीज़ें यहाँ पे मेनली मिक्स होती हैं, ठीक है ना। और प्लस वाटर होता है इसमें,
ठीक है। तो कितना रेशियो होता है 8:10 का रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर फंजीसाइड हो गए। देन आपको पता होना चाहिए थायोकार्बामेट फंजीसाइड के बारे में, ठीक है। थायोकार्बामेट फंजीसाइड के एग्जाम्पल, ठीक है। तो थायोकार्बामेट में क्या आता है, थायराम आता है जो कि सीड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो थायरम, ठीक है। जीनेब होता है, ठीक है। जीनेब में क्या होता है, जिंक होता है, इसका फुल होता है डाइथेन जेड 70, ठीक है ना। इसमें जिंक और मैंगनीज दो। अब इसके बाद आता है मैनकोजेब, ठीक है, मैनकोजेब। थायरम जो होता है इसमें क्या होगा आपका, सीड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जीनेब जो होता है इसमें मेनली फोलियर स्प्रे करते हैं, सॉइल स्प्रे करते हैं। और मैनकोजेब जो होता है ये मोस्ट वाइडली यूज फोलियर स्प्रे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें जिंक एंड कॉपर दोनों ही होता है, ठीक है। जिंक एंड मैंगनीज, सॉरी कॉपर नहीं, जिंक और मैंगनीज, ठीक। बपन नाम का भी है, मिथाइल सोडियम में भी होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना थायोकार्बामेट फंजीसाइड के बारे में। देन आपको पता होना चाहिए सिस्टमैटिक या सिस्टेमिक फंजीसाइड के बारे में, ठीक है। कौन सा, सिस्टेमिक फंजीसाइड, ठीक है। तो सिस्टमेटिक फंजीसाइड में आप क्या क्या याद रखेंगे, ऑक्जाथिन, इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको बस। तो ऑक्जाथिन आता है, ठीक है। इसका थोड़ा डिटेल भी देख लेना आप। कार्बोक्स, इसमें ऑक्जाथिन में क्या क्या आएंगे आपके, कार्बोक्जिन होंगे जो कि वीटावेक्स के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोक्जिन, ठीक है ना। तो ऑक्जाथिन के अंदर आता है कार्बोक्जिन, कार्बोक्जिन, और उसका ट्रेड नेम होता है बीटा वैक्स, ये पता होना चाहिए आपको। कार्बोक्जिन का एग्जाम्पल होता है बीटा वैक्स, ठीक है। देन ऑक्सीकार्बोक्जिन होता है, एक तो ये हो गया ऑक्जादिन, ठीक है ना। तो ऑक्जादिन में दो आते हैं, एक तो कार्बोक्सिन होता है बीटा वैक्स और एक ऑक्जी कार्बोक्सिन, ठीक है, ऑक्जी कार्बोक्सिन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है प्लांटावेक्स, एग्जाम्पल नहीं है, ट्रेड नेम है, ठीक है, ट्रेड नेम है ये, ठीक है। ऑक्जी कार्बोक्सिन का ट्रेड नेम क्या है, प्लांटावेक्स, और कार्बोक्सिन का ट्रेड नेम है वीटावेक्स। ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता रहना चाहिए। इसका बाद बेंजी मिडाजोल्स में आता है बाविस्टीन, ठीक है, इसका भी याद रखना, बेंजी मिडाजोल, ठीक है। ये सब ग्रुप हैं अलग अलग दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा नाम अटपटे हैं पर आप इसको पढ़ लेना जरूर। बेंजी मिडाजोल्स, और इसका एग्जाम्पल है बाविस्टीन, ठीक है। कौन सा है, बाविस्टीन, बाविस्टीन, इसको याद रखना आपको। देन आएगा फिनाइल एमाइड, ठीक है। अगला आ जाएगा फिनाइल एमाइड, फिनाइल एमाइड, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है मेटालॉक्सिल, ठीक है, मेटालॉक्सिल, ठीक। आर्गेनोमर्क्यूरियल होते हैं फिर, ठीक है, आर्गेनोमर्क्यूरियल, जितना बता रहा हूँ उतना याद कर लो बस, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्गेनोमर्क्यूरियल जो होते हैं, जो मेनली की रेड रॉट ऑफ शुगर के कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है एग्रोसेंजियन, ठीक है, एरिटान, एरिटान के बाद याद रखना एगालाल, ठीक है। देन आपको याद रखना सेरेसान, इन सबको आपको याद रखना चारों को, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं इंसेक्टिसाइड के। देन आपको एंटीबायोटिक्स को याद रखना है, एक कुछ ही और याद रखना है, जैसे कैराथिन होता है, एक एग्जाम्पल्स यहाँ से आप ले लीजिए, अलग अलग एग्जाम्पल हैं। एक तो होता है कैप्टान, ठीक है, कैप्टान में क्या है तुम्हारा, डंपिंग ऑफ को कंट्रोल करता है, डंपिंग ऑफ को कंट्रोल करता है, डंपिंग ऑफ के लिए कैप्टान यूज करेंगे। कैराथिन होता है एक, और कैराथिन का यूज करते हैं हम पाउडरी मिल्डू के लिए, पाउडरी मिल्डू के लिए, ठीक है, और माइट के लिए भी कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। देन आपको याद रखना एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब बैक्टीरिया के लिए यूज होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन भी होता है,
ये 2 एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखना है, ठीक है। एग्रीमाइसिन भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें फंजीसाइड वाला पोर्शन को कवर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, ठीक है, IPM, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। तो IPM को पहली बात आप समझ लो कि मतलब सारे मेथड्स जो होते हैं उनको एक साथ हम कंपाइल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, IPM कहते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे हम, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। IPM को लेते हैं और इसमें पहली बात तो कल्चरल मेथड जो होता है उसको पहली बात इंक्लूड करते हैं। किसको? कल्चरल मेथड को। तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कल्चरल मेथड्स के बारे में, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका क्रॉप रोटेशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा डीप प्लॉइंग, ठीक है। डीप प्लॉइंग के साथ आ जाएगा आपका क्लीन कल्टीवेशन, ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप, तो ट्रैप क्रॉप के बारे में भी देख लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग एंड थिनिंग आ जाएगा, इसी के अंदर थिनिंग आ जाएगा, ठीक है, प्रूनिंग आ जाएगा इसी के अंदर आपका। ग्रोइंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज, ठीक है ना, ग्रोइंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप या वेराइटीज, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल को पढ़ लेंगे अच्छे से। अब दूसरा हमारा इनसे IPM के अंदर हमें दूसरा जो पढ़ना है मैकेनिकल मेथड पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है, हैंड पिकिंग भी इसी में आ जाएगा। देन इसी में आ जाएगा आपका सेकिंग एंड बीटिंग ऑफ द ब्रांचेज, ठीक है ना, सेकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांच, ठीक है। देन आ जाएगा आपका बैंडिंग, ठीक है, बैंडिंग किसके लिए करते हैं, मिलीबग के लिए करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल को आप पढ़ेंगे, बुक में ऑलरेडी मेंशन है फुंदगी, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेंच डिगिंग करना है, ट्रेंच डिगिंग, ये सब आ जाएगा आपका। ट्रैपिंग आ जाएगा इसी में, ठीक है, ट्रैपिंग, इसको पढ़ेंगे आप। फ्लड एंड ड्रेनेज भी आ जाएगा इसी में, ठीक है ना, फ्लड एंड ड्रेनेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैकेनिकल मेथड्स को भी कवर कर लेना है। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम मैकेनिकल के बाद आता है फिजिकल मेथड, ठीक है। कौन सा आएगा, फिजिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल में क्या क्या पढ़ेंगे आप? फिजिकल में आपको पढ़ना है जैसे कि मतलब कि इन्वॉल्व इन द हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर देकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। हाई लो ह्यूमिडिटी करना है तो ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट करना है, ठीक है। रेडिएशन का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बड़ा डिटेल आपको नेमरा फुंडा की किताब में मिल जाएगा। इंसेक्टिसाइड वाले एंटोमोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ तो आप उसको वहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। लो मॉइस्चर कर सकते हैं, लो मॉइस्चर, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैकेनिकल हो गया। देन आपको कुछ लीगल कंट्रोल के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ लीगल कंट्रोल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला मैं यहाँ बना देता हूँ लीगल कंट्रोल, ठीक है, लीगल कंट्रोल। तो लीगल कंट्रोल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मतलब हमें क्वारंटाइन यूज करना चाहिए तो तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टोरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ठीक है ना, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पे है, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है और 1946 में बनाया गया था। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसका आपको डीपा के बारे में पता होना चाहिए, DIPA, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ठीक है ना। और ये बना था 1914 में बना था, क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। 1914 में बनाया गया था डीपा, ठीक है।
तो इन दोनों बॉडी को लीगल कंट्रोल के तौर पे याद रखना। और आईपीएम में क्या पढ़ना है आपको, नेक्स्ट आपको जो आईपीएम में पढ़ना है दोस्तों, तो अगला आईपीएम के अंदर ही आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या क्या पढ़ना आपको, पैरासिटोइड क्या होते हैं। ठीक है, पैरासिटोइड के बाद पढ़ना आपको, इसके एग्जांपल भी पढ़ना पैरासिटोइड के। एक पैरासिटोइड कौन कौन से हैं, जैसे कि ट्राइकोग्रामा क्या है, एक पैरासिटोइड है। ठीक है, प्रीडेटर्स के बारे में पढ़ना है, प्रीडेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी मोर देन वन प्रे होते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। माइक्रोबियल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल किसने दिया था, तो इसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हो आप क्लासिकल कंट्रोल में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड माइक्रोबियल कंट्रोल। ठीक है, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ से नेम ऑफ की किताब से लिखा हुआ उसमें। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को कवर कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसा कर दूं मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।